हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, आपके इस चैनल पे हम लोग एक नए सब्जेक्ट को अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो इसका सब्जेक्ट कोड BP801T है। ये हमारे बी फॉर्म के 4th ईयर 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है। और आज हम लोग इसका पहला वीडियो है, तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, बायो स्टैटिस्टिक क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे और आसान तरीके से यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे बी फॉर्म 4th ईयर 8th सेमेस्टर के बच्चों का एक सब्जेक्ट है। इसका जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिक क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन डेफिनीशन के बारे में समझना है। बायो स्टैटिस्टिक क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनीशन के बारे में समझना है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक है ये एक हमारी ओल्ड साइंस है। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी एग्जिस्टेंस उसके आने से पहले से ही हम लोग जो हमारा स्टैटिस्टिकल साइंस है उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कहें तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जब लोग अनएजुकेटेड हुआ करते थे तो जब भी वो खेती करते थे तो उसके बाद में जो उनकी फसल आती थी उसमें से वो छोटा सा सैंपल लेते थे और उसमें आइडेंटिफाई करते थे कि वो किस क्वालिटी की है, उसमें वहाँ पे वो कितना जो परसेंटेज है वो कंकड़ वगैरह है, उसमें से जो उनका ग्रेन है वो उसमें से कितना परसेंटेज जो भी उनका अनाज है वो अच्छी क्वालिटी का है, कितना परसेंट ख़राब क्वालिटी का है, और भी चीज़ें अगर उसके अंदर आ गई हैं वो वहाँ पे किस मात्रा में है, ये सब चीज़ें वो एनालाइज करते थे और उससे फिर अपना जो उनकी टोटल फसल थी उसकी जो गुणवत्ता है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करते थे। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि लोग जब अनएजुकेटेड थे, जब हमारा जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है जब नहीं आया था उसके पहले से ही हम लोग स्टैटिस्टिकल साइंस को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो अब हम लोग इसकी जो डेफिनीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक है ये एक हमारी जो अप्लाइड मैथमेटिक है उसकी एक ब्रांच होती है। और अगर हम लोग इसकी डेफिनीशन को देखें तो यहाँ पे जो भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा है वो जब हमारे पास आते हैं तो उसका जो कलेक्शन है वो इसके अंतर्गत आता है, स्टैटिस्टिक में आता है। उसका हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। उसको हम लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। और जो भी हमारा डाटा है उसकी एनालिसिस के बाद में किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको एक सही तरीके से व्यक्त करते हैं, वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा स्टैटिस्टिक है ये एक ऐसी हमारी साइंस है जो कि हमको डाटा किस तरीके से उसका जो कलेक्शन है वो करना है, उसका डेवलपमेंट और उसकी स्टडी हमारा स्टैटिस्टिक में आता है। उसे हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, उसकी जो हमारा उस प्लेस पे डेवलपमेंट है और उसकी साइंस है वो हमारा स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। हमें उसको किस तरीके से उसका जो इंटरप्रिटेशन है जो है वो वहाँ पे करना है, उसका भी डेवलपमेंट और उसकी साइंस जो है उसकी स्टडी हमारा यहाँ पे स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। और वो जो हमारा डाटा है उसको हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसका जो वहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन, वो भी हमारा उसका डेवलपमेंट और उसकी स्टडी हमारा स्टैटिस्टिक में आता है। तो जब भी हम लोग कोई भी हमारा डाटा है, अगर कोई भी हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है, कुछ भी हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें से जो भी रिक्वायर्ड हमारी संख्याएं हैं जो कि हमें एनालाइज करना है उसको सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो हम किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसके जो मेथड है उसको वहाँ पे और अच्छे से वो डेवलप करना भी हमारा इसके अंतर्गत आता है, उसकी स्टडी भी इसी में आती है। उसको हम लोग वहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से मेथड को यूज़ करके सही से एनालाइज कर हम लोग वहाँ कर सकते हैं, उसका भी जो डेवलपमेंट और स्टडी है वो हमारा स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। उसका जो इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और सही तरीके से व्यक्त करते हैं, वो भी हमारा उसका डेवलपमेंट और उसका जो स्टडी है वो इसमें आता है। और उसको किस तरीके से हम लोग प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे, उसका भी अलग अलग जो डेवलपमेंट है और स्टडी है वो इसके अंतर्गत आता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे स्टैटिस्टिक है उसको अगर हम लोग जो मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो ये हमारा कुछ ऐसे सेट ऑफ
ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिससे जो भी हमारा डाटा है उसको हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करने में यूज़ करते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिक है उसमें हमें काफ़ी सारी इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं और उससे फिर अपने डाटा को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा बायो स्टैटिस्टिक है वो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक में अगर हम बायो अटैच कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो बायो स्टैटिस्टिक है वो एक हमारे स्टैटिस्टिक की ही एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग अपना जो हमारा होता है बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंस में अगर अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिक को, तो हमारे स्टैटिस्टिक की वो ब्रांच जिसको हम लोग बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंस में अप्लाई करते हैं वो बेसिकली हमारा बायो स्टैटिस्टिक होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर हमारा जो स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट हैं, फंडे हैं, फार्मूले हैं, उनको अगर हम लोग जो हमारे अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल डाटा आते हैं, जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, मेडिकल साइंस है उसके डाटा हैं, उनमें अगर हम लोग स्टैटिस्टिक के जो फार्मूले और फंडे वगैरह हैं उसको अप्लाई करते हैं और अपने कैलकुलेशन को करते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग बायोस्टैटिस्टिक के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा बायोस्टैटिस्टिक है ये केवल हमारे हेल्थ और जो मेडिसिन है उसको ही कवर नहीं करता है, ये हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड और सिस्टम है, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स है उसमें भी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, जो हमारा बायोलॉजी है उसमें भी इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ड्रग की डिस्कवरी में भी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, जो हमारा यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी है उसमें भी इसको अप्लाई करते हैं, और भी जो हमारे और ब्रांचेज हैं उसमें भी हम लोग स्टैटिस्टिक को अप्लाई करते हैं और अपने जो डाटा है उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने का, उसकी अलग अलग जो वैल्यूज़ है, अलग अलग जो उसके हमारे पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट करने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग जो हमारे इसके अलग अलग पैरामीटर हैं, एनालिसिस है, उन सब के बारे में बात करेंगे। एक उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मॉड वगैरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड जो डिविएशन है, रिग्रेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे के वीडियोज़ में आसान तरीके से बात करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो स्टैटिस्टिक है उसमें काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारा जो हाइपोथेसिस है उसका भी जो जनरेशन है वो हम वहाँ पे करते हैं। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मानते हैं, जो हाइपोथेसिस है वो हम लोग डेवलप करते हैं, डाटा को हम लोग प्रॉपरली कलेक्ट वहाँ पे हम लोग इसके थ्रू हम लोग करते हैं, ये भी हमारा स्टैटिस्टिक का ही एक स्टेप है। और जो डाटा हमें मिलता है उसको फिर हम लोग जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और फिर अपने डाटा को एक प्रॉपर तरीके से हम लोग कैलकुलेट करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग बायोस्टैटिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो काफ़ी सारे रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं, जब भी हम लोग कोई रिसर्च वर्क करते हैं और उसमें हमारे जो डाटा है वो आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग स्टैटिस्टिक के जो हमारे फंडे फार्मूले हैं उनको यूज़ करते हैं। हमारा जो होता है पब्लिक हेल्थ, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो स्टैटिस्टिक है, बायोस्टैटिस्टिक है, उसके जो फार्मूले हैं उनको यहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम लोग सिंपली कहें तो जब हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट हुआ तो फिर हमने अगर हम वहाँ पे ये बात करते हैं कि हमने उसका ग्राफ प्रिपेयर किया, तो हमारा एक दिन कितने केसेज आए, उसके बाद अगले दिन हमारे कितने केसेज आए, उस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्रिपेयर करते हैं। फिर ग्राफ हमारा वहाँ पे वो नीचे आता है, तो जो भी डाटा मिल रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारा वो कौन सा टाइम था जहाँ पे हमारा जो कोरोना है वो पीक पे था। उसके बाद में जो अगली वेव आई उसमें भी हम लोग इसी डाटा को यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ये वेव है वो कब स्टार्ट हुई, इसकी पीक कब आ सकती है, कब ये फिर से डिक्लाइन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने का काम करते हैं। लाइक अगर हम लोग और एग्जांपल लें तो हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें हमारे कितने पेशेंट डायबिटिक है, उसमें हमारे कितने जो पेशेंट हैं वो किस टाइप के डायबिटीज़ से वहाँ पे डायबिटिक है, तो उस सब का जो डाटा है हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं, उससे उसको कैलकुलेट करते हैं और स्टैटिस्टिक के फार्मूले को यूज़ करके हम लोग एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा 1000 की पॉपुलेशन है तो इसमें हमारे इतने जो परसेंट लोग हैं वो इससे अफेक्टेड है। तो हम अगर हम लोग एनालिसिस 1000 पे करते हैं और उसमें हम लोग डाटा को निकालते हैं तो फिर हम लोग हमारी टोटल जो पॉपुलेशन है वो हमारी 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, उसमें कितने केसेस होंगे उसको उसके थ्रू रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से
हम लोग जो हमारा बायो स्टैटिस्टिक है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, अगर उसको देखें तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक के जो हमारे फार्मूले और हमारे फंडे हैं उनको अगर हम लोग अपना जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है या जो हमारी मेडिकल साइंस है उसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिक वो हमारा बायो स्टैटिस्टिक यहाँ पे कहलाता है। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रकार का हमारा ऐसा डाटा का जो अरेंजमेंट है वो वहाँ पे होता है जिसमें जो भी हमारे वहाँ पे नंबर्स आते हैं या जो हमारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं जो कि एक इंडिविजुअल या जो हमारा जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल है उनको रिप्रेजेंट करती है, उसको बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से कहें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर कोई भी चीज़ है उसकी कितनी बार वहाँ पे जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई क्लास है उसमें हमने कोई एग्ज़ाम लिया, जो हमारा टेस्ट है वो लिया, वो टेस्ट हमारा 10 नंबर का था। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि 7 नंबर हमारे कितने बच्चे पाए, वो अपना हाथ खड़ा करें तो हो सकता है उसमें से हमारा क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 8-10 या उससे अधिक जो हमारे स्टूडेंट हैं वो उस प्लेस पे हाथ खड़ा करें कि हाँ सर मेरे 7 नंबर आए हैं, मेरे 7 नंबर आए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इस प्लेस पे वेरिएबल है वो क्या है, वो हमारा 7 नंबर है और हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको पाए हैं वो वहाँ पे हाथ खड़ा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर वो हमारे स्टूडेंट 7 नंबर वाले 15 बच्चे हैं, उसके बाद में अगर मैं ये पूछता हूँ कि कितने बच्चे 5 नंबर पाए हैं तो उसमें भी हमारे हो सकता है वो 10 बच्चे अपना हाथ खड़ा करें कि सर मेरे तो 5 ही आए हैं। अगर मैं उसमें से ये पूछता हूँ कि कितने बच्चे हमारे 10 में 10 नंबर पाए हैं तो हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 15-20 बच्चे हाथ खड़ा कर दें कि हाँ सर हमारे पूरे के पूरे नंबर आए हैं, हमारे 10 नंबर आए हैं। तो ये जो हमारा 5 नंबर है, 7 नंबर है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा 10 नंबर है ये हमारा जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है और हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस हमारा जो नंबर है उसमें आ रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे होगी। तो अगर हम लोग जो हमारा वेरिएबल है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप का अगर एग्जांपल लें तो अगर हम अपने क्लास में ये पूछते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका की वेट 50 से 60 केजी के बीच में है, तो उसमें हमारे जो कुछ बच्चे हैं खड़े हो जाएंगे, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फिर मैं पूछता हूँ कि 60 से और 70 जो केजी के बच्चे हमारे कितने हैं, तो हमारे कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, तो वो उसका जो हमारे कितने बच्चे खड़े हो रहे हैं उसका जो नंबर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो हमारा ये जो हमारे वेरिएबल हैं जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप्ड हो सकते हैं, उसमें हमारा जो उस प्लेस पे डाटा है उसमें जो उसका हमारा कितना नंबर है उसका अरेंजमेंट बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो इसको हम लोग जो हमारा टेबुलर फॉर्म है, टेबल का फॉर्म है, उसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको हम लोग कोई हमारा ग्राफ के फॉर्म में उसको आसानी से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनका जो हमारे इंटरवल्स हैं उसके हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको ये हमारा डिस्प्ले करने का काम करता है। तो हमारा जो इंटरवल है, लाइक अगर एग्जाम्पल जो हमारा ओल्ड वाला था कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे क्लास में 50 से 60 केजी के बीच में कितने बच्चे हैं, तो वो हमारा वहाँ पे इंटरवल हो जाएगा और उसके हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे कितने बच्चे इस रेंज के अंतर आते हैं वो यहाँ पे होगा। तो उसको या तो हम लोग टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसका जो हमारा इंटरवल का साइज है वो हमारा जो भी हमारा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, उसका हमारा क्या गोल है, क्या उद्देश्य हमारा है, उस पर हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। या जो भी हमारा वहाँ पे एनालिस्ट है वो अपने हिसाब से इंटरवल को वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता है। लाइक अगर जो हमने कहा कि अगर जो हमारा क्लास में स्टूडेंट है उनका जो वेट है, मैं अगर ये कहता हूँ कि हाँ जो हमारा वेट है अप्रॉक्सीमेटली 50 से वो 60 वो केजी का हमारे स्टूडेंट कितने हैं, तो वो एक हमारा हो सकता है। अगर कोई चाहे तो वो ये कह सकता है कि भाई वो हमारा 50 से जो 55 के बीच में है वो उस प्लेस पे आए। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरवल है वो हमारा जो स्टडी का गोल है, एनालिसिस का गोल है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। या जो भी वहाँ पे एनालिस्ट है वो
क्या अपना डाटा चाहता है, उसके बेसिस पे जो हमारा इंटरवल है वो हमें डिपेंड करते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा जो भी उस प्लेस पे ऑब्जर्वेशंस आते हैं हमारे पर्टिकुलर टेस्ट में, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको एक वहाँ पे जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो देने का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसके थ्रू हम लोग अपना जो भी हमारा पर्टिकुलर टेस्ट है उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए, रिजल्ट आए, उनको हम लोग वहाँ पे आसानी से ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके, जिसको हम लोग आसानी से जो हमारा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन आसानी से हम कर सकते हैं। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं या स्टैटिस्टियन हैं वो इस प्लेस पे क्या करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं और जो भी सैम्पल है उसमें से जो वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो करने का काम करते हैं। तो जो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग उस प्लेस पे वेरिएबल्स आते हैं उनमें हमारे कितने नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके अंदर आ रहे हैं, उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारी जो पैरासीटामॉल की टेबलेट है उसकी 50 टेबलेट का वेट हमको दिया गया है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से वो लिखा नहीं है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिविजुअली हमारी एक एक टेबलेट का 50 टेबलेट का जो अलग अलग वेट है वो यहाँ पे लिया गया। उसके बाद में यहाँ पे उसका जो हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो किया गया, मतलब कि जो हमारा 480 mg से लेके 485 mg तक हमें इसमें 5 टेबलेट देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में 485 mg से हमारा 489 mg तक हमें 5 टेबलेट देखने को मिल रही हैं। हमारा जो होता है यहाँ कह सकते हैं 90 से 494 mg तक हमें 7 जो हमारी टेबलेट है वो यहाँ पे हैं। उसके बाद वो 495 से 499 mg तक हमें वहाँ पे जो हमारी 9 टेबलेट हैं वो हैं। हमारा 500 mg से 504 mg तक 8 टेबलेट हैं। 505 mg से 509 mg तक 6 टेबलेट हैं। 510 और 500 हमारा वो 14 mg के बीच में हमारी जो 5 टेबलेट हैं उनका वेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमें यहाँ पे 515 से 519 mg तक हमें वहाँ पे 5 टेबलेट देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ये हम जो हमारा अगर हम सिंपली कहें तो अगर हमारे पास 50 टेबलेट का वेट दिया गया है तो हम लोग एक एक जो हमारी टेबलेट है वो देख सकते हैं कि उसमें हमारे 480 से हमारे 485 mg तक कितनी टेबलेट आ रही हैं। तो उसमें आप लोग वहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो देखेंगे और कितनी नंबर ऑफ टेबलेट है वो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी में लिखना होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को कैलकुलेट करना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर उसको हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में जो अगली फ्रीक्वेंसी है उसको इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारा या इस पेज पे हमारा 5 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये हमारा 5 है और ये 5 है तो 5 + 5 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पे है 10 तो ये हमारा यहाँ पे 7 है तो 10 + जो 7 है वो हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17। अब यहाँ पे हमारा आ गया है 17 तो +9, इसको यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26। उसके बाद में हमारा यहाँ पे 26 जब आ गया तो फिर उसमें हम लोग 8 को ऐड कर देंगे। तो 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्पेस पे क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगर 34 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसके बाद में 40 में जब 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 45 हो जाएगा। और 45 में जब 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारा सिंपली यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे है 5, 10, 17, 26, 34, 40, 45, 50, ये हमारी इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कहलाती है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो हमारा पहला वैल्यू है लिख देना है। उसके बाद में जो भी वैल्यू आएंगी उसको उसके अंदर ऐड करते जाना है। तो जब आप इसको ऐड करते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा होता है वो रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा है
रिलेटिव हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, अगर ये हमारी जो एक तरह से वैल्यू है ये हमारी 5 है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे जो आपकी लास्ट वैल्यू आ रही है या जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 हो गया 17, 9 26, 8 आपका 34, 6 40, 5 45, 5 50, तो ये आपकी वैल्यू 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है, ये आपका f अपॉन सिग्मा f होगा, तो ये आपका यहाँ पे सी एफ अपॉन वो सिग्मा f, तो ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन 50 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्लेस पे आपका हो जाएगा 10 अपॉन 50 ये हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा वो 17 अपॉन 50 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 26 अपॉन 50 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 34 अपॉन 50 हो जाएगा। ये आपका 40 अपॉन 50 हो जाएगा। ये आपका 45 अपॉन 50 हो जाएगा और लास्ट में आपका 50 अपॉन 50 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आपको जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करना है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तब तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आपसे केवल ये पूछता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसको भी आप लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, f अपॉन n, और यहाँ पे जो n है दैट इज द सिग्मा f इज इक्वल टू n होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, f अपॉन n को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो n है वो हमारा 50 है, f हमारी वैल्यू ये है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5 अपॉन 50 हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ 5 है तो ये आपका 5 अपॉन 50 हो जाएगा। इसमें देखें तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 अपॉन 50 हो जाएगा। ये आपका 9 है तो ये आपका 9 अपॉन 50 हो जाएगा। ये 8 अपॉन 50 हो जाएगा। ये आपका 6 अपॉन 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 5 अपॉन 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 5 अपॉन 50 हो जाएगा। इसको आप लोग जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे होंगी। तो इस तरीके से आप, अगर आपको दिया गया है कि आपके पास 50 पैरासीटामॉल की टेबलेट हैं, उनका आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 50 टेबलेट का वेट लेंगे, वो अपने पास लिख लेंगे। उसके बाद में आप ये जो रेंज है वो यहाँ पे करेंगे वो डिफाइन, जिसमें आप ये देखेंगे कि 480 से 484 mg के बीच में कितनी टेबलेट आ रही हैं। तो आपने देखा कि 5 टेबलेट हमारी इस रेंज में है, उसके बाद में 5 टेबलेट इस रेंज में है, 7 टेबलेट इस रेंज में है, हमारी वो 9 टेबलेट इसमें आ रही हैं, हमारी 8 टेबलेट इस रेंज में है, 6 और 6 5 और 5 हमारी इन रेंज में आ रही हैं। तो आप आसानी से जब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाता है, जिसको आप लोग एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आपसे कुछ भी पूछता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप आसानी से उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो आप जो है आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता है तो भी आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 46 हमारे बैचेस थे, उसमें से हम लोगों ने वेट वेरिएशन टेस्ट को किया और यहाँ पे जो डाटा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे हर एक बैच में कितनी नंबर ऑफ टेबलेट हमारे वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल कर रही हैं, उसमें पास नहीं हो रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग जो वेट हैं उनको यहाँ पे देखें तो जो हमारी नंबर ऑफ टेबलेट हैं देखें तो हमारी जो सबसे कम नंबर ऑफ टेबलेट है वो 0 है और हाईएस्ट जो नंबर है वो हमारा 9 है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारा उस पर नंबर ऑफ टेबलेट है वो यहाँ पे उसका लिख लेते हैं। तो जो सबसे कम वेट है वो हमारा सबसे कम नंबर है वो 0 है। उसके बाद में 1 लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7
8 और 9। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा हाईएस्ट जो हमारा लोएस्ट नंबर है वो 0 है, हाईएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे 9 है। अब हम लोग यहाँ पे जिसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टैली मार्क है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी कितनी नंबर ऑफ टेबलेट या हमारे वो कितने नंबर ऑफ जो बैचेज हैं उसमें हमारी कोई भी टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल नहीं की है, तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया। तो 1 यहाँ पे हम लोग एक जो लाइन है वो खींच देंगे। उसके बाद आते हैं तो ये हमारी एक और है, एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद में और आगे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक और इस प्लेस पे 2 हैं तो 2 लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में और आगे जाते हैं तो वहाँ नहीं है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 करते हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं। तो 4 लाइन और कट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि 5 हमारी जो टेबलेट है वो है। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी हमारा जो है कितने नंबर ऑफ जो हमारे बैचेज हैं उसमें हमारा एक टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट में फेल हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम लोग एक जो लाइन है वो खींच देंगे। उसके बाद में देखें तो एक और है, यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे। उसके आगे चलते हैं तो एक यहाँ पे हमारा और है तो एक लाइन और खींच देंगे, जो है यहाँ तक हो गया है। उसके बाद में और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक जो वो देखने को मिल रहा है तो ये हमारा यहाँ पे 4 लाइन हो गई। मतलब कि हमारा यहाँ पे जो हमारे 4 बैचेज ऐसे हैं जिनमें केवल एक टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल की है। उसके बाद में अगर हम लोग 2 को देखें तो 2 एक हमारा यहाँ पे है, 2 है तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद में और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक 2 है तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में इसके आगे चलते हैं, एक 2 हमारा यहाँ पे और है तो एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में हम लोग और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, इसके आगे कोई भी 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन आ गई। तो ये बेसिकली हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा कितने नंबर ऑफ बैचेज में 3 टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट में फेल हुई हैं, तो 3 पे आते हैं तो 1 3 ये देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद में और आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 1 3 मिला तो यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में देखें तो 1 3 ये हमारा है तो एक लाइन और खींच देंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग और आगे जाते हैं, 3 3 3 नहीं है, 1 3 ये यहाँ पे है, ठीक है, तो एक लाइन और खींच देंगे। तो हमारी 4 लाइनें हो गई। इसका मतलब 4 टेबलेट हमारी ऐसी हैं या हमारे 4 बैचेज ऐसे हैं जिसमें 3 टेबलेट हमारे वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल कर रही हैं। उसके बाद में 4 पे देखते हैं तो 4 हमारा एक 4 यहाँ पे है तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद में और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, एक 4 हमारा ये यहाँ पे है तो एक लाइन और यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद में और आगे आते हैं तो एक 4 यहाँ पे है, एक लाइन और यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग और आगे आते हैं और आगे आते हैं, उसके बाद में एक 4 हमारा और यहाँ पे है तो यहाँ पे एक 4 हमारा और है तो एक लाइन और खींच देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अगेन 4 हो गया। 5 को देख लेते हैं, 5 एक हमारा यहाँ पे है, एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पे टैली मार्क है, ये इस चीज़ को हमें जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक ना हो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एक 5 हो गया। उसके बाद में ये दूसरा 5 है तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये तीसरा 5 है तो यहाँ पे एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में आते हैं तो एक 5 हमारा और है तो एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में हम लोग और आगे आते हैं और आगे आते हैं, एक 5 हमें और मिल गया, एक 5 हमें और मिल गया तो ये 4 हो गया है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। एक 5 हमारा और है तो एक लाइन फिर हम लोग आगे इसके यहाँ पे खींच देंगे। अब कुछ नहीं है तो ये हमारा 1 2 3 4 और कट 5 और एक लाइन और, ये मतलब 6। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं 6 पे, हमारा कितना नंबर ऑफ बैचेज में 6 टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी एक ये यहाँ पे है तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद में और आगे जाते हैं, एक 6 और है तो एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में एक 6 हमारा और है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद में आगे जाते रहते हैं, देखें एक 6 हमारा यहाँ पे और है तो यहाँ पे भी एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद में आगे आते हैं, 6 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है तो यहाँ इसका हमारी 4 लाइनें हैं तो हमारा 4 ये हो जाएगा। उसके बाद तो अभी यहाँ पे जो पावर कट है हो गया है तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, डोर मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो इसको मैंने अब थोड़ा सॉल्व कर लिया है। लाइक हमारी यहाँ पे 4 ऐसे बैचेज हैं जिनमें हमारी 6 टेबलेट वेट वेरिएशन टेस्ट में फ़ेल हो रही हैं। 5 ऐसे बैचेज हैं जिसमें 7 टेबलेट हमारा वेट वेरिएशन में फ़ेल हो रही हैं। 5 बैचेज हमारे ऐसे हैं जिसमें 8 टेबलेट हमारे वेट वेरिएशन में फ़ेल हो रही हैं। और हमारे 6 बैचेज ऐसे हैं जिसमें 9 टेबलेट हमें वेट
स्लाइट वेरिएशन टेस्ट में फेल होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो आपका टेबल है उसको ड्रॉ करते हैं तो जो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करिए तो आप आसानी से अगेन उसी मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। लाइक जो सबसे पहले वैल्यू है वो आपका 5 है, उसके बाद में 5 + 4 यहाँ पे हो जाएगा, 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 9 + 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। उसके बाद में 12 + 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे 16 हो गया, 16 + 4 हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 + 6 यहाँ पे 20 + 6 ये हमारा 26 आएगा। अब डोर ओपन है तो थोड़ा आवाज़ आएगी। तो उसके बाद में हमारा 26 + ये 4 हो जाएगा, 26 + 4 ये हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगेन हमारा 30 + 5 हो जाएगा, 30 + 5 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 35 आ जाएगा, 35 + 5 तो ये हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा। और लास्ट में हमारा 40 + 6 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी हमारा यहाँ पे बायो स्टैटिस्टिक है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनीशन। स्टैटिस्टिक का भी इंट्रोडक्शन डेफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।